जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज 25 अप्रैल है, तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम देखेंगे कि क्या खास है आज के न्यूज़पेपर में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक क्विज है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो वीडियो को पॉज करना है, इसका जवाब लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो क्वेश्चन है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमोफिलिया के बारे में। तो ये जो ह्यूमोफिलिया है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश की गई 1963 में। इसका मिशन है कि यहाँ पर जो लोग हैं जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर केयर जो है वो किया जाए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब जो है वो लिखिए। और उसी के साथ साथ एमएम अकेडमी ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। मतलब GS1 कम्प्लीटली अवेलेबल है, इतने सारे कोर्सेस आपको GS1 में मिलेंगे। GS2 कम्प्लीटली अवेलेबल है, सभी कोर्सेस आपको GS2 के मिलेंगे। GS3 कम्प्लीटली अवेलेबल है, इतने सभी कोर्सेस आपको मिलेंगे। एंड GS4 एथिक्स भी कम्प्लीटली अवेलेबल है। प्लस आपको कुछ बोनस कोर्सेज जो है वो भी मिलते हैं। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, देन उसका साइन अप करना है। आप डेमो लेक्चर किसी भी सेक्शन में जाकर आप पहले 2 लेक्चर एज अ डेमो लेक्चर देख सकते हो। देन प्रोफाइल पर जाइए, प्लान को परचेस कीजिए। वेरियस प्लान्स आपको दिखाई देंगे इस प्रोफाइल में, आप जाओगे तो देन उसके बाद कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए आज के न्यूज़पेपर पर नज़र डालते हैं। और ये फ्रंट पेज अगर हम देखें तो उसमें पहली न्यूज़ जो है वो है PM रीचेस आउट टू जम्मू एंड कश्मीर वाया इंफ्रा पुश इनॉग्रेट्स प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹20,000 करोड़। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया। अब देखिए, खास इसीलिए भी है क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये पहला जो दौरा है वो हमें प्रधानमंत्री का जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जिससे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका डेवलपमेंट हो सके। मतलब जो पत्थरबाजी है वो यहाँ पर कम हो सके। मतलब आप मारते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। तो यहाँ पर 370 जो है वो हटाने के बाद से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है, और उसी के राह पर हमें यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आर्टिकल जो है वो भी हमें इसके बारे में देखने को मिल रहा है कि दो पर्सपेक्टिव से ये जो विजिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये है जो डेट यहाँ पर चूज की गई है। तो पहला तो यहाँ पर ये है कि जो डे ऑफिशियली ऑब्जर्व किया जाता है एज अ पंचायती राज डे। पंचायती राज डे आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर पहले ग्रास रूट लेवल पर, क्योंकि क्या है डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी जो है वो हमें देखने को मिलती है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी क्या होती है? एक होती है सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी, एक होती है फेडरल डेमोक्रेसी, है ना, और एक होती है ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। सेंट्रल मतलब क्या है, सब कुछ यूनियन अपने हाथ में रखेगा, पूरा यूनियन के हाथ में रहेगा। दूसरा है फेडरेशन, मतलब यहाँ पर होता है कि अलग अलग जो राज्य है उनके पास ये पावर है। एंड तीसरा ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, जहां पर लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी लाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले से ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं थी, हमारे यहाँ पर जरूर स्टेट के पास पावर थी। कहाँ से पता चलता है? जो हमारे यहाँ पर अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट के तहत जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर दी गई है कि वो अपने कानून खुद बना सकते हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, जो पंचायती राज है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनके पास कोई पावर नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट लाया जाता है। क्या आप मुझे अमेंडमेंट बता सकते हो कौन सा अमेंडमेंट था? उसके तहत 2 शेड्यूल्स ऐड किए गए, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत जो म्यूनसिपालिटी है, पंचायती राज है, वो लाया गया और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई। तो इसीलिए ये जो डेट है यहाँ पर सिलेक्ट किया गया कि भाई जो पंचायती राज डे है इसके तहत यहाँ पर जाया जाएगा। एंड यहाँ पर जो गवर्नेंस है, ग्रास रूट समझ लीजिए कि एम्पावरमेंट जो है लोगों को वो यहाँ पर दिया जाए, है ना, ये सारी चीज़ों के तहत। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाई गई है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है UAE से, यूनाइटेड अरब इमिरेट से, उन्होंने यहाँ पर मतलब उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ जो अरब कंट्रीज है वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक नया कश्मीर जो है वो बनकर उभर कर आएगा। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई है ना। और UAE को उन्होंने ब्रदर कंट्री जो है उससे भी यहाँ पर डिनोट किया है। तो ये 2 पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एक तो इस्लामिक देश है
और दूसरा यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सटीक हो सकती है, काफ़ी अच्छी हो सकती है जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। देन उसके बाद अगर हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं फ्रंट पेज पर ही, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हनुमान चालीसा रो। यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो संजय राउत है, मतलब महाराष्ट्र की यहाँ पर देखने को मिल रही है जो पॉलिटिक्स है वो, इसमें हुआ क्या है, संजय राउत मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शिवसेना जो है उनके एक बहुत ही प्रख्यात नेता माने जाते हैं शिवसेना के। और उसी के साथ साथ यहाँ पर संजय राउत जो है उनका शिवसेना से मतलब काफ़ी ज़्यादा ये रहा है पहले से ही। और उसमें जो राणा है, नवनीत राणा बोलिए, रवि राणा बोलिए, ये बेसिकली अमरावती, जो महाराष्ट्र में अमरावती आता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो रवि राणा है, नवनीत राणा है, उन्होंने जो लाउड स्पीकर का अभी चल रहा था कि लाउड स्पीकर पर समझ लीजिए जो मतलब अलग अलग जो पे लाउड स्पीकर में जो होता है उसकी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके तहत अब यहाँ पर हनुमान चालीसा जो है वो यहाँ पर बोलेंगे। और हनुमान चालीसा मातोश्री, मातोश्री मतलब जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनका निवास माना जाता है। तो वहां पर जाकर वो हनुमान चालीसा जो है वो बोलेंगे, ऐसा कहा गया उनके द्वारा, जो रवि राणा है, नवनीत राणा है, उनके द्वारा। तो उसी पर यहाँ पर जो संजय राउत है उन्होंने कहा कि आपको 20 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा अगर आपने मातोश्री की तरफ मेस किया तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। तो इससे दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली तो यह है कि अब आपको पर्सपेक्टिव यहाँ पर समझ में आ गया होगा, केस यहाँ पर समझ में आ गया होगा चल क्या रहा है ना। तो जो शिवसेना लीडर है संजय राउत, उन्होंने यहाँ पर थ्रेट दिया है नवनीत राणा, रवि राणा को, जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कपल है अमरावती से, कि भाई मातोश्री से आप डेयर मत करो। इनको बंटी बबली जो है ये भी यहाँ पर बोला है। तो इस तरीके से फिर उनके बाद उन्होंने शिखंडी बोलिए, महाभारत बोलिए, उनका भी यहाँ पर उल्लेख किया। खैर, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल कर आती है कि जो थ्रेट्स होते हैं इसके लिए हमारे यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये थ्रेट यहाँ पर दिया गया है ना, डायरेक्ट थ्रेट है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मतलब कि अगर यहाँ पर मतलब पावर जो है वो भी जाने का हमें कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मेस होता है तो हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि लीगल प्रोविजन जो है इंडिया में डेथ थ्रेट के लिए वो कौन से हैं। तो ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। कोई भी मतलब क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि हमें लगता है कि भाई ये तो डायरेक्टली न्यूज़ में आया ही नहीं था, है ना। बेसिकली डायरेक्टली न्यूज़ में कुछ भी नहीं होता है, हमें जो न्यूज़ है उसमें से जो चीज़ें हैं वो निकालनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर सेक्शन जो है आपको थोड़े बहुत पता रहने चाहिए। कभी कभार आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो सेक्शन 506 अगर हम देखते हैं तो ये होता है कि थ्रेट जो है डेथ या फिर हर्ट के अगर बोला जाए, सेक्शन 506 तो आ सकता है कि भाई 506 जो है ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, या फिर आपको मेंस में अगर पूछा जाए तो उसमें भी आपको लिखना पड़ सकता है। तो इसमें बेसिकली देखने को मिलता है कि थ्रेट जो है टू बी कॉज डेथ या फिर ग्रीवेंस हर्ट, ये अगर आता है ना, ये अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो ये पनिशेबल है बेसिकली। तो टर्म जो है वो 7 साल तक जा सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आ रहा है वो है कि भाई प्रोक्योरमेंट जो है, तो ये देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, तो वो यहाँ पर जो लता मंगेशकर एक अवार्ड है जो प्रधानमंत्री को दिया गया है, फर्स्ट अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनको यहाँ पर लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। और लता मंगेशकर अवार्ड अगर आप देखोगे तो ये जिन्होंने भी अच्छा काम किया है ना, हर साल एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल फॉर एक्सलेमेटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, तो नेशन बिल्डिंग के लिए अगर यहाँ पर किया है तो फिर उनको यहाँ पर दिया जाएगा। तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जो है, बाकी मेंबर जो है लता मंगेशकर फैमिली के, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं। तो ये एक चीज़ बस इतनी आपको इसमें से पता रहना चाहिए। देन उसके बाद बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर सेडिशन जो है, सेडिशन, क्योंकि यहाँ पर हो गया है कि जो हनुमान चालीसा रो है उसमें सेडिशन चार्जेस जो है वो भी उन पर लगाए गए हैं। तो सेडिशन क्या है ये भी आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं सेडिशन लॉ का, तो ये एनैक्ट किया गया 17th सेंचुरी इंग्लैंड में। देखिए सेडिशन मतलब क्या है कि भाई ये देश के प्रति कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, है ना। तो इंडियन पिनल कोड यहाँ पर 1860 में लाया गया। एंड सेक्शन 124 जो है
वो इंसर्ट किया गया 1870 में। ये 1870 में इंसर्ट किया गया जेम्स स्टेफन के द्वारा। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या है, कभी कभार डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको आ जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर सेडिशन लॉ आज के टाइम पर, क्योंकि कई लोगों पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए, बाल गंगाधर तिलक बोलिए, महात्मा गांधी बोलिए, बहुत सारे लोगों पर सेडिशन चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं। एंड फर्स्ट ट्रायल अगर आप देखोगे तो ये है बोस, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन 124 आईपीसी अगर हम देखते हैं तो ये है कि कोई भी व्यक्ति वर्ड से बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है साइन के जरिए, अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर हेट्रेड या कंटेम्प्ट ला रहा है, डिसअफेक्शन ला रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो स्टैब्लिश की गई है लॉ के तहत इंडिया में, उसके अगेंस्ट में अगर ला रहा है तो सेक्शन 124A के तहत सेडिशन चार्जेस जो है वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर डिसलॉयल्टी या फिर फीलिंग ऑफ एनमिटी अगर क्रिएट की जा रही है, तो क्या यहाँ पर कोई भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट में ला दिया जाएगा? जी नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई वो सत्य जो है वो अगर कोई बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है ना, इसलिए यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिज्म किया जाता है कि भाई यहाँ पर सेडिशन लॉ जो है वो बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उसका हनन करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है क्वेश्चनिंग करना। क्वेश्चनिंग अगर कोई कर रहा है, अगर कोई योजनाएं जो लाई गई है उसके अगेंस्ट में अगर कुछ बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट में सेडिशन लॉ ला दिया जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पनिशमेंट भी जो है वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है 3 years to लाइफ टर्म यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और गवर्नमेंट जॉब जो है उससे उनको बार्ड कर दिया जाता है। तो ये चार्जेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और मेजर सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस भी लाए गए हैं, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो कई सारे केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसमें जो आर्टिकल 19 है वो भी यहाँ पर कभी कभार हैम्पर होता हुआ देखने को मिलता है कि भाई आप कुछ बोल रहे हो, है ना, आपके पास अधिकार है कि आप बोल सकते हो, आपके जो व्यू है वो आप प्रोपोगेट कर सकते हो। तो ऐसे सिनारियो में आप अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपने व्यूज रख रहे हो तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, सेडिशन चार्जेस जो है वो लगाए जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई ये जो सेडिशन लॉ है इसको हटा दिया जाए। लेकिन फिर 1962 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जब देखा जा रहा था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें अपहेल्ड की गई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन, लेकिन इसका लिमिटेड अप्रोच रखा गया कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सत्य बोल रहे हो तो आपके अगेंस्ट में यहाँ पर सेडिशन नहीं लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आता है 1995 में, जहाँ पर इवोक नो पब्लिक रिस्पॉन्स डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। सपोर्ट में अगर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ होती है, टेररिस्ट एलिमेंट जो होते हैं उसको कम करने के लिए सेडिशन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको ओवरथ्रो करने का अगर कोई षड्यंत्र रचा जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होता है, पीनल एक्शन दिया जा सकता है ना। मॉइस्ट इंसर्जेंसी जो है, बेसिकली जो अलग अलग इंसर्जेंसी है उससे बचाया जा सकता है। तो इसके लिए ये जो सेक्शन 124A है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट में अगर हम देखते हैं तो ये कॉलोनल लिगेसी का है। वही कॉलोनल लोगों ने लाया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने लाया। ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि हमारे अगेंस्ट में कुछ ना बोले, है ना। तो ये चीज़ इसलिए इसको हटा देना चाहिए। देन उसके बाद राइट टू क्वेश्चन, क्रिटिसाइज करना, ये तो हमारा अधिकार है, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। तो फिर ये कैसे हम इसको ये कर सकते हैं। टर्म जो यूज़ की गई है सेक्शन 124 में, डिसअफेक्शन, ये काफ़ी वेग है, तो ये मतलब समझ में नहीं आता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है ये प्रोविजन पेनलाइज करने का है। तो सेक्शन 124 बेसिकली क्या करता है, ज़बरदस्ती का जो गवर्नमेंट है उनको अधिकार देता है कि भाई तुम इनको ये कर सकते हो, मतलब किसी को भी दबा सकते हो, किसी की भी आवाज़ दबा सकते हो। तो वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारे डेमोक्रेसी का, किसी को भी एक्सप्रेस करने का अधिकार है। और सेक्शन 124A जो है ये एक हद तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, कि यहाँ पर जो इंसर्जेंसी है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसको रोकता है, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। काफ़ी बार गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर देती है। जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है, भले ही सत्य क्यों ना बोल रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं। डेफिनेशन जो है वो नैरो डाउन करना चाहिए कि भाई आप बताओ डेफिनेशन बेसिकली है क्या, है ना। किसको हम बोलेंगे कि हाँ सेडिशन है, किसको हम बोलेंगे सेडिशन नहीं है, किस हद तक हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वर्ड जो है सेडिशन ये एक्सट्रीमली न्यूआंस्ड है और इसको कॉशन के साथ अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बाकी कुछ भी खास न्यूज़ जो है यहाँ पर निकल कर नहीं आती है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो एक्सप्रेस नेटवर्क में भी अगर आप देखोगे तो कुछ भी ऐसी खास नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ आप सभी को पता है भाई 10th शेड्यूल है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें डिस्कस किया हुआ है और कई बार हमारे न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया हुआ है।
देन उसके बाद एडिटोरियल पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने देखा ही है कि जम्मू एंड कश्मीर जो उसके बारे में बात की गई। यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर रेपो रेट जो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल के प्राइस काफ़ी इंक्रीज, मतलब अगर आप देखोगे 129 तक जो रेट्स है वो चले गए हैं पेट्रोल के। तो ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर रीस्किलिंग सोसाइटी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी देखिए, जब रीस्किलिंग सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, स्किलिंग जो है उसकी बात हो रही है, बेसिकली स्किलिंग। तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है कि आप जब स्किल ले रहे हो तब आप काम भी कर रहे हो और स्किल भी ले रहे हो। मतलब क्या होता है, कंपनीज आपको स्किल प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि स्किल डेवलपमेंट जो है ये मार्केट फेलियर फेस कर रहा है फाइनेंसिंग में। क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स है वो पे नहीं करते हैं ट्रेनिंग के लिए। जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है वो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देने के लिए पैसा पे नहीं करते हैं। कैंडिडेट जो है विलिंग नहीं है कि भाई एक बार जॉब लग गई, 2 टाइम का लंच, लाइफ एट टंच, है ना। तो इस तरीके के बिहेवियर रह रहा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि ट्रेनिंग जो है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके से ट्रेनिंग होती नहीं है क्योंकि जॉब खोने का डर नहीं होता है। वही अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो जो जॉब लगा रहा है उसको ऐसा लगता है कि मेरे मेरे से ये ट्रेनिंग लेगा, मेरे पैसों पे ट्रेनिंग ले लेगा, बाद में जॉब छोड़कर चला जाएगा, स्विच मार लेगा। तो इसलिए वो भी जो है वो नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिग्नेशन जो है वो हमें रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा फेस कर रहा है ना, कि यूथ जो है इंडिया में वो कैपेबल नहीं है या फिर पे नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, स्किल्स के लिए, लेकिन जो कंपनीज है वो भी वहाँ पर पे नहीं कर रही है। देन उसके बाद आता है लर्निंग बाय डूइंग। मतलब हमारी जो स्किल है वो यहाँ पर ड्रिवन है सप्लाई, है ना, बाय सप्लाई, करिकुलम एंड फैकल्टी। डिमांड से नहीं है कि क्या डिमांड क्या है। हमारा है कि भाई हाँ चलो ये जो है ये पढ़ाया जा रहा है, सदियों से यही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज जो डिमांड है उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो बताई नहीं जा रही है। तो ये जो स्किल है बेसिकली हमारी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, कितने लोग निकल रहे हैं, क्वालिटी पर नहीं है कि किस तरीके के निकल रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। देन उसके बाद फ्लेक्सिबल डिलीवरी नहीं है कि भाई क्लासरूम में जो है जॉब किस तरीके से मिलेगा उस तरीके, लेकिन जॉब किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, किस तरीके सिनारियो चेंज हो रहा है, वो यहाँ पर निकल कर नहीं आता है। उसी के साथ साथ सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। मतलब जो एक इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड अप्रोच होता है वो यहाँ पर प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है हमें स्किल से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस जो स्कीम्स है वो निकाली है, स्किल इंडिया निकाली है ना, जो वेरियस स्किल्स दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, तो कई सारे, लेकिन वो भी जो है प्रॉपर स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए स्किल प्रोवाइड करना है बहुत ज़रूरी है। स्किल अगर प्रोवाइड होगी तो अपने आप जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। बाकी आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं एक्सप्रेस नेटवर्क, तो उसमें वही है, यूक्रेन के बारे में अलग अलग इसके बारे में बात की जा रही है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी खास नहीं है। देन उसके बाद एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही। यह है कि मोस्ट इंडियंस जो है डायबिटीज़ उनको देखने को मिल रही है और उनको बेसिकली बीपी जो है वो भी कंट्रोल में नहीं है। तो स्टडी ने फाइंड किया है, इंडियन डायबिटीज सर्वे, इन्होंने यहाँ पर एक रिसर्च कंडक्ट की जिसके तहत उन्होंने पाया कि अराउंड 70% जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रूरल इंडिया से पाए गए एंड सैम्पल यहाँ पर ली गई। और फाइंडिंग ये है कि सिर्फ 36.3% जो है नॉन डायबिटिक अक्रॉस द कंट्री, उनका यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो यहाँ पर समझ लीजिए कि चेक में रखा गया है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका जो लेवल है वो यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर देखोगे इंडिया में परसेंट ऑफ डायबिटीज हुज पैरामीटर वेयर फाउंड अंडर कंट्रोल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर एंड यहाँ पर 41.5%। एवरेज रीडिंग सिलेक्टेड स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर त्रिपुरा, पंजाब, कर्नाटका, है ना, अपर लिमिट, देन उसके बाद यहाँ पर लोअर लिमिट। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो काफ़ी बुरी अवस्था है, मतलब पुअर परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है। तो ये भी चीज़ बेसिकली क्या एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको एक ट्रेंड पता रहना चाहिए। काफ़ी लोग जो है उनका यहाँ पर बीपी इसका प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी तो कुछ खास इसमें से निकल कर नहीं आता है। देन वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो अगेन वही, जो मैक्रोन है सेकेंड टर्म एज अ फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ पर, तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात है ना, क्योंकि इंडिया के साथ जो रिलेशन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं इनके। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम यूक्रेन देखते हैं तो उन्हीं के यहाँ पर चीज़ें चल रही है, बाकी कुछ भी खास नहीं है। इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक बेसिकली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, उसमें आग लग रही है।
तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मंगाए जा रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर बोला है रिकॉल कर रहे हैं 1441 व्हीकल्स स्पेसिफिक बैच से, वन ऑफ विच हैज़ बर्स्ट इन फ्लेम्स, क्योंकि आग लग रही है। क्यों आग लग रही है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ भी खास जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है वो इम्पोर्ट होती नहीं है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल जो न्यूज़ है वो देखने को मिल रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में। बाकी जो बैकलॉग है वो एक हफ्ते का पूरा मैं कवर कर लूँगा, तो वो कवर हो जाएगा, एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।